हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 श्वसन के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। बाकी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने करा दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप और भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और उनको देखकर भी आप अपना क्वेश्चन आंसर को सही कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आपसे पूछा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन वैसा श्वसन होता है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अब इसका एक और नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे, अवायवीय श्वसन का एक और जो दूसरा नाम है उसको बोला जाता है अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, तो ध्यान रखना है। अनऑक्सी श्वसन वैसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है नंबर 2 में, जिसमें कहा गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, ऊपर अनुपस्थित है और नीचे उपस्थित है, और दोनों में ग्लूकोज का ही ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। इसका भी एक और नाम है, जैसे इसका अनऑक्सी है तो इसका नाम हो जाता है ऑक्सी। ऑक्सी क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित रहता है और यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होने के कारण ये अनऑक्सी होता है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जिसमें कहा है कि जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। क्या हो जाएगा? एटीपी। कभी कभी इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग लिखेंगे अडेनोसाइन अडेनोसाइन फॉस्फेट। अडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होगा, ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखना, अडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा है कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के रूप में जाना जाता है या इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, जिसमें पूछा है संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखिए। तो संपूर्ण श्वसन क्रिया में 2 प्रमुख जो चरण है, एक आपका वायवीय श्वसन है और एक आपका अवायवीय श्वसन है। एक जो है वो आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि एक जो होता है वो कहाँ होता है, तो ये पूर्ण रूप से जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा, जबकि अवायवीय जो श्वसन है वो आपका कोशिका द्रव्य में होता है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर। 6 नंबर में पूछा है श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यानी हम लोग जब श्वसन करते हैं तभी हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका सूत्र क्या है, तो आप ध्यान रखना, इसका जो सूत्र होता है वो आप लिखेंगे C6H12O6 प्लस, ठीक है, O2, एरो का चिन्ह देंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, फिर एरो के चिन्ह देंगे, फिर आप लोग लिख लेंगे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। अब यहाँ पे इसको संतुलित करने के लिए आपको 6 लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ऊर्जा आपका मिलता है वो श्वसन के दौरान ही मिलता है। आपसे और भी पूछा जा सकता है इसमें कि उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो आप देख सकते हैं एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है और ऊर्जा बन रहा है। तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि श्वसन क्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। देखिए मुख्य रूप से ऊर्जा होता है, लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों का, तो ये यहाँ पे सह उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? सह उत्पाद होते हैं। ध्यान रखना,
इसको हम लोग सह उत्पाद यानी जल को और कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि श्वसन के दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। श्वसन के दो दो चरण दिए गए, वायवीय और अवायवीय, ये किन आधार पर बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण के आधार पे। अगला क्वेश्चन होगा अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो अवायवीय श्वसन हमने आपको समझा दिया है कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसको हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसका राइट आंसर इस तरीके से हो जाएगा, आप लोग लिख भी लेंगे, वैसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में संपन्न होती है उसको हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। ध्यान रखना ये कोशिका द्रव में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायवीय क्या कोशिका द्रव में होता है तो बिल्कुल होता है, लेकिन इसका पहला चरण ही होता है, यानी पूर्ण रूप से इसका यहाँ पे विखंडन नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना ये जब क्या होता है, कोशिका द्रव से जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री मारता है यानी उसमें जब प्रवेश करता है तब ये पूर्ण रूप से इसका विखंडन होता है वायवीय श्वसन में। तो ध्यान रखना, और किसका विखंडन होता है? तो ग्लूकोज का, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। तो देखिए वायवीय श्वसन की जो क्रिया है वो आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में आरंभ होती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये वायवीय श्वसन की क्रिया स्टार्ट नहीं होगा, इस स्थिति में इसकी कोई बदलाव नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइरुवेट का जो पूर्ण रूप से या ऑक्सीकरण जो है, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण जो होता है वो द्वितीय चरण में होता है, और वो जो द्वितीय चरण होता है वो वायवीय श्वसन के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और यहाँ पे पाइरुवेट का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें पूछा गया है कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? इसका राइट आंसर होगा रंध्रों के माध्यम से, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, ठीक है, उनके माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण क्रिया के द्वारा पौधों में गैसों का विनिमय होता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा गया है कि अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ठीक है, किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, और ये बुक के जैसे ही आप पेज नंबर देखेंगे आप 17, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं जैसे कि कोशीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, इन सभी में श्वसन गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे संरचना पूछा है तो आप संरचना में डाल सकते हैं कोशिका झिल्ली। तो ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का आता है 15 नंबर, जिसमें कहा है कि मछली के श्वसन अंग के नाम लिखिए। तो मछली के श्वसन अंग कौन है? गिल्स। क्या है? गिल्स। ऐसे इनका और भी नाम है, जैसे कि आपको लिख देगा गिल पट्टिकानु या गिल कोस्ट, यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं गिल कोस्ट, लेकिन मुख्य रूप से ये जो गिल्स है वही इसका श्वसन अंग होता है। ध्यान रखना। ऐसे गिल कोस्ट भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, गिल पटलिकाएं भी मिल जाएगा, तो इनसे कोई मतलब नहीं होता है उतना, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए। ऐसे तो ये गिल्स मुख्य रूप से हैं ही। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर, जिसमें पूछा है कि स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो स्थलीय कीट में कौन से होते हैं और मनुष्य में क्या होते हैं? चलिए हमने यहाँ पे देखिए लिखा है कि कीटों में श्वास नली या ट्रैकिया होता है, श्वसन अंग। ठीक है, जबकि मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में आपको नासिका छिद्र देखने को मिल जाएगा, स्वर यंत्र या इसका एक और नाम होता है लैरिक्स, ये मिल जाएगा, श्वास नली जिसको ट्रैकिया भी कहा जाता है, और फेफड़ा। ये सभी मनुष्यों में श्वास यानी श्वसन अंग के नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, जिसमें कहता है कि स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है। तो देखिए बहुत से लोग इसको ट्रैकिया लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैकिया की बात नहीं किया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि पाए जाने वाला श्वसन का प्रकार क्या है, यानी वो कौन सा श्वसन प्रकार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जिसको हम लोग ट्रेसियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेसियल। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे ट्रेसियल, ठीक है। इसको ट्रेसियल लिखा गया तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेसियल लिख लेंगे, यहाँ पे ट्रेसियल कर लेंगे। ट्रेसियल और किसके द्वारा? तो ये श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा ये श्वसन क्रिया करता है, स्थलीय कीट। तो बहुत से जो यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगे उसमें आपको डायरेक्टली यही लिख दिया गया है कि ट्रैकिया या श्वास नली। तो ये आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन से अंग के द्वारा होता है, आपसे ये पूछा है कि ये किस प्रकार का होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रेसियल। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखें जिसमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है। तो जब आप क्लास 9th पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको वर्टिब्रेटा के जो वर्ग है वो उसमें आपको देखने को मिला होगा कि कौन कौन से जीव इसमें आते हैं। तो इसका राइट आंसर हमने यहाँ पे दो तरीके से लिया है, एक आपका एविज लिया है और एक आपका मैमेलिया लिया है। अगर इसका एग्जाम्पल समझे तो एविज में आप देख सकते हैं जो पक्षी है वो आपका शामिल हो जाएगा, और मैमेलिया में हम लोग मनुष्य शामिल हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? हम लोग मनुष्य इसमें शामिल हो जाएंगे, तो ध्यान रखना आप दोनों। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, जिसमें कहा है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक तो आपका नासिका छिद्र हो गया, लैरिंक्स हो गया, और लैरिंक्स का दूसरा नाम आप जानते ही हैं स्वर यंत्र जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद श्वास नली हो गया, इसका दूसरा नाम ट्रैकिया है, और एक आपका हो गया फेफड़ा। तो इस तरीके से मनुष्य में श्वसन क्रिया होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कहता है कि फेफड़े द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है। तो फेफड़ा द्वारा कौन कौन से क्रिया होता है? एक आपका प्रश्वास होता है और एक आपका उच्छ्वास। इन दो क्रियाओं के द्वारा श्वसन पूर्ण रूप से हो जाता है फेफड़ा में, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें कहा है कि पचे हुए भोज पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है। पचे हुए भोज पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। ऐसे तो हम बात करें तो श्वसन के दौरान ही होता है, लेकिन श्वसन में आपको ऑक्सीकरण देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है कि ईस्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनते हैं। तो ध्यान रखना, ईस्ट में जो पाइरुवेट से इथेनॉल बनाए जाते हैं वो आपका किण्वन क्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किण्वन क्रिया के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, इसमें पूछा है कि ज्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन, ऐंठन करने का मतलब यहाँ पे दर्द होने लगता है, ठीक है, दर्द होने लगता है। तो ये किस यौगिक के निर्माण से होता है? जब हम लोग दौड़ते हैं बहुत देर तक तो हम लोगों को दर्द होने लगता है, तो ये दर्द क्यों होता है या किसके कारण होता है? तो हम लोग बोलते हैं कि थक गए तो अब रुक जाना चाहिए, पैर दर्द कर रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों के अंदर कुछ वैसा मतलब प्रोटीन बनता है। यहाँ पे एक लैक्टिक अम्ल जो है वो निर्माण इसका हो जाता है। तो ये निर्माण हो जाने की वजह से ये क्या करने लगता है? दर्द हम लोगों को फील कराने लग जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है कि श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण की बात किया है और वो भी प्रथम चरण में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रथम चरण में बने जो पाइरुवेट होता है वो पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर प्रथम चरण में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए श्वसन के प्रथम चरण कहाँ होता है, तो आप फट से यहाँ पे जवाब देंगे कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में। और जब कोशिका द्रव से पूरा हो जाता है तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है पूर्ण रूप से बने होने के लिए। और ये भी आपको पता होगा कि कोशिका द्रव में जो श्वसन की क्रिया होता है वो आपका अवायवीय श्वसन में होता है, ठीक है। कौन से में? अवायवीय श्वसन में। तो ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, जिसमें पूछा है कि ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है। जो ग्रसनी है कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा स्वर यंत्र, या इसको हम लोग लैरिंक्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर, जिसमें पूछा है कि प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है। तो देखिए विभाजित होने के बाद ये वायु कोशिका वाहिनियां का निर्माण करती हैं चारों तरफ फैलने के बाद। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, आपके बुक में भी पेज नंबर जब आप इसमें देखेंगे तो पेज नंबर आपको हम बता देते हैं, पेज नंबर 18 में देखने को सबसे नीचे में मिल जाएगा।
इसमें कहा है कि प्रत्येक श्वासनिका पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें वायु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वायु कोशिका कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्ष गुहा में होता है। आप लोगों को पता भी होगा कि वक्ष गुहा कहाँ होता है, और आप लोग को यह भी पता होगा कि फेफड़ा कितने होते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप इस चैप्टर में पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि फेफड़ा दो स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है, जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। ठीक है, अगर आपसे वक्ष गुहा के बाद एक और आपसे पूछ लिया जाए कि प्लूरल जो गुहा है इसमें क्या फेफड़ा होता है, तो आप इसका आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ, यहीं पे वो स्थिर रहता है। ठीक है, कहा कि आपके बुक में तो ये चीज लिखा हुआ प्लूरल गुहा, तो ध्यान रखना वक्ष गुहा और प्लूरल गुहा में। क्वेश्चन नंबर 28। वक्ष गुहा के पश्च भाग में, मतलब पीछे के भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? यानी वक्ष गुहा के पीछे के जो भाग है उसमें गुंबद जैसा बना हुआ रहता है। गुंबद आपने देखा ही होगा कैसे गुंबद बना होता है। तो उस आकार की संरचना का एक चीज रहता है या एक कुछ भाग रहता है, उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डायफ्राम। 29वां क्वेश्चन कहता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन रक्त में होता है, और रक्त के वो कौन से रक्त तो आपने पढ़ा होगा 3 तरीके का, आरबीसी, एलबीसी, आरबीसी। पहले तो आरबीसी आपने पढ़ा होगा, फिर डब्ल्यूबीसी पढ़ा होगा, फिर प्लेटलेट्स पढ़े होंगे। तो आप बताइएगा कि हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित होता है? तो आपका आरबीसी यानी कि रेड ब्लड प्रोटोकॉल, या इसको कह सकते हैं रेड ब्लड, हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रेड ब्लड सेल भी कहा जा सकता है, इसी का मतलब। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, जिसमें पूछा है कि रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? रक्त से फेफड़े में आया जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे बची जो हवा है उस निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्छ्वास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। तो आपके चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन 1 से लेके 30 तक थे वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।